हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम हिंदी की हमारी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 3rd चैप्टर, जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य पोएट्री। तो इसकी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। थोड़ा सा जानना जरूरी होता है जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके राइटर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी हमें होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो कम से कम आप कुछ तो लिख पाए। तो चलिए जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वीन कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक है, यानी कि छायावादी कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कमायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषित दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह हैं। आगे देखेंगे हम। अब हम इनकी अगर इस पोएट्री की बात करें, ये जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जयशंकर प्रसाद भी एक साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसके अलावा उनके अन्य जो साथी होते हैं साहित्यकार, वो इनसे कहते हैं कि आप अपनी जीवन मतलब आप अपनी आत्मकथा लिखिए। उसी पर ये पूरी जो कविता है उसी पर आधारित है कि किस प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखना तो चाहते हैं, परंतु वो लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कि प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। यानी कि जब कोई साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचना करता है तो उसे कहीं ना कहीं प्रकाशित करवाता है। तो प्रेमचंद के द्वारा जो हंस पत्रिका थी उसमें जो है आत्मकथा, जो भी आत्मकथाएं लिखी जाती हैं उनको प्रकाशित करना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। उसी प्रकार जो प्रसाद जी के अन्य साथी थे उन्होंने कहा कि आप भी अपनी जो है आत्मकथा लिखिए। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता, यानी कि वे सहमत तो नहीं हुए, लिखना तो चाहते थे पर वो लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए इसको हम उस कहानी में इस कविता में देखने वाले हैं। आत्मकथ्य, यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्द बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि का यथार्थ की स्वीकृति, यानी यथार्थ द्वारा स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ महान कवि की विनम्रता भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पहला काव्यांश लेंगे आत्मकथ्य पाठ का, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला काव्यांश क्या है। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी
कहते हो कह डालूं दुर्लभता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात इसकी हम व्याख्या देखेंगे। ये क्या कह रही है कविता, ये लाइनें क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुप यानी कि भंवरा, घनी यानी अधिक, अनंत विशाल, नीलिमा नीला, आकाश, नीलिमा नीला या फिर आकाश, असंख्य जिसकी कोई संख्या न हो, अनगिनत, जीवन यानी इतिहास, जीवन की कहानी, व्यंग मजाक, मलिन गंदा, उपहास मजाक, दुर्बलता कमजोरी, बीती गुजरी हुई स्थिति या फिर बात, खबर हाल, गागर रीति, खाली घड़ा, ऐसा मन जिसमें भाव नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है इन पंक्तियों में कि जो जयशंकर प्रसाद से जब उनके अन्य सहपाठी कहते हैं कि आप भी अपनी कथा, अपनी आत्मकथा लिखिए, तो जयशंकर के आंखों के सामने क्या होता है। आत्मकथा मतलब क्या होती है। आत्मकथा यानी जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी यानी कि अपनी सारी आप बीती को एक कागज के पन्ने पर साहित्य के रूप में उतारता है, तो वही चीजें जब आत्मकथा लिखने के लिए उनके साथी कहते हैं, तो उनकी आंखों के सामने वो जितना भी उनके साथ बीत चुका है, उनकी जो पुरानी यादें हैं जो उन्होंने बिताई, दुख सुख जो भी उन्होंने झेले अपने जीवन में, वो सारी चीजें उनकी आंखों के सामने जो है आ जाती हैं। यानी कि जो पास्ट की जितनी भी घटित घटनाएं हैं वो उनकी आंखों के सामने एक एक करके आने लगती हैं, तो वे गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, मैं अगर कुछ लिखता भी हूं तो लोग मेरा उपहास ही उड़ाएंगे। तो चलिए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। इस काव्यांश में कवि अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि आखिर वे कवि की आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हैं। व्याख्या देखेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भंवरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाहता है। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से भरा हुआ था, अब वो भी सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है, और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। यानी कि कवि जब आत्मकथा लिखने की बात आती है तो कवि के सामने वो सारी अतीत में बीती हुई यादें उनकी आंखों के सामने आ जाती हैं। उनका मन इस विचार में पड़ जाता है कि मैं तो पहले जिस सुख की कामना करता था, जिस सुख के साथ जीना चाहता था, परंतु आज वो सब समाप्त है। आज इन प्रेजेंट टाइम मैं दुख में जी रहा हूँ। आगे, हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुष अर्थात लेखकों ने जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है, जयशंकर प्रसाद जी का मानना ये है, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो आत्मकथा लिखूंगा तो मैं अपनी सारी कमियों को भी लिखूंगा, मैं अपनी सारी हर्षो उल्लास की बातें भी लिखूंगा, अपनी मजबूती को भी लिखूंगा। लेकिन ये जो जमाना है, ये जो इस जमाने के लोग हैं, जो साथी हैं, सहपाठी हैं, जो हमारे दोस्त मित्र भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब हमारी आत्मकथा को पढ़ते हैं तो वो हमारी कमियों को देखते हैं, हमारा उपहास उड़ाते हैं, यानी कि हमारा मजाक उड़ाते हैं।
इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि मैं प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है, फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। फिर कवि अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर पाओगे? मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव नहीं। यानी कि वो यही कहना चाहते हैं कि मैं अगर आत्मकथा लिखता भी हूँ और मैं अपनी कमियों को लिखता भी हूँ, तो क्या आप उसे बर्दाश्त मतलब उसको सह पाओगे? मेरा मजाक तो नहीं बनाओगे? ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन रूपी घड़ा है वो एकदम खाली है। कवि आगे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो सुख, खुशियाँ और आनंद रूपी रस थे, वो सभी तुमने ही खाली किए हैं, और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिए हैं और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। अर्थात अपने दोस्तों को कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि मैं अगर मान लीजिए मैं अपनी आत्मकथा लिख भी देता हूँ और उसे तुम पढ़ते हो, तो तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे? जिन सुखों को, जिन खुशियों को मैंने अपने जीवन में समेट के रखा, या फिर जिन दुखों को मैंने अपने जीवन में समेट के रखा है, वो वो सब तुमने ही खाली किए हैं। यानी कि जब वो लिखेंगे तो वो सारी बातें लिखेंगे, अपने दोस्तों की कमियों को भी लिखेंगे ना, किस प्रकार वह हंसी उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, सारी चीजों को। तो वो इसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, वरना मेरे दोस्तों को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं जो है वो मेरा किस प्रकार उपहास उड़ाएंगे, किस प्रकार अ, मेरी बातें करेंगे, उस चीज से भी ये बचना चाहते हैं। इसके भावार्थ को देखेंगे, कवि अपनी आत्मकथा को न लिखने के कई तर्क देते हैं और बताते हैं कि वे अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने ला कर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। और कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियों की अब कवि के जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शन है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को भी अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। आगे अगला काव्यांश देखेंगे, काव्यांश नंबर 2। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। विडंबना यानी कि दुर्भाग्य या फिर कष्ट कर स्थिति, निंदा करना। सरलते यानी कि सरल मन वाले। प्रवंचना छल, धोखा, कपट, झूठ या फिर धूर्तता। उज्जवल गाथा यानी कि सुख भरी कहानी। आलिंगन बाहों में भरना। मुस्क्या यानी कि मुस्कुराकर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज्यादा सरल होता है, उसको लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। कवि अपने उन प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, साथ ही साथ वे अपनी निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कवि अपने जीवन को दुखमय समझते हैं। यानी कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, मतलब बहुत जल्दी हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जितने भी पल बिताए, उस शॉर्ट लाइफ में भी जितने भी पल बिताए, उनके लिए वो बहुत जो है सुखमय थे। उनके साथ, अपनी पत्नी के साथ उनका हंसना, उनको अपनी बाहों में समेट कर रखना, इस तरीके से जो भी पल उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए, उनके लिए बहुत ही जो है यूजफुल रहे।
अर्थात उनके लिए बहुत यादगार रहे। और जब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद उनका जीवन दुखों से भर गया, लेकिन आज भी जब भी वो सोचते हैं उन सभी बातों को, उन बिताए हुए पलों को, तो उनको जो है जीने का की एक आस मिलती है। यानी उसी के सहारे वो आज अपने जीवन की यात्रा को जो है समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले कि मैं हंसी कैसे उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल प्रपंच किया, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए कवि अपनी आत्मकथा जो है नहीं लिखना चाहते हैं। आपने भी देखा होगा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, उसका मज़ाक बन जाता है। कैसे बनता है? अगर वो सफलता की राह पर चल रहा है, मान लीजिए, और वो कइयों बार वो असफलता की सीढ़ियों पर पैर पैर रख देता है, यानी कि असफल हो जाता है, तो लोग उसे डिमोटिवेट ही करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं तुमसे हो पाएगा, बल्कि उल्टा ही होता है। समाज जो है आज आपकी सफलता को देख नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति सफल हो भी रहा है तो वो देख नहीं सकती है। प्लस अगर वो सफलता की राह में कहीं ऊँच-नीच उसके साथ हो गई, यानी कि वो कहीं एक कदम पीछे हट गया, तो क्या होता है, लोग उसका मज़ाक बनाते हैं। तो वही चीज़ जो है कवि यहाँ पर कहना चाहता है। कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी यानी कि पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उनसे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियों ही तो आज मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? उस आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बाँटना नहीं चाहता हूँ। यानी कि कवि यही कहना चाहते हैं, आत्मकथा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जब हम अपने पास्ट में बीती हुई सभी घटनाओं को यानी कि एज़ अ ट्रुथ के रूप में लिखते हैं। आत्मकथा लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कल्पना के आधार पर चीज़ों को लिखें। आत्मकथा मतलब होता है कि जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आप प्रेम में थे, वियोग में थे, मतलब हर चीज़ों को आपको लिखना होता है, वो भी एज़ अ ट्रुथ, ना कि फ़ॉल्स। कुछ गलत लिखना नहीं होता है, हर चीज़ आपको सही लिखनी होती है, क्योंकि आत्मकथा का मतलब ही यही होता है। तो वहीं पर जो कवि यही बात कहना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार लिखूँ? उन बिताए हुए अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए इन पलों को मैं कैसे लिखूँ? मैं अपने दुखों को कैसे लिखूँ? मैं अपने सुखों को कैसे लिखूँ? क्योंकि ये दुनिया सिर्फ़ उपहास उड़ाती है। कवि आगे कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखा करता था। उस स्वप्न को देखते-देखते अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वह सुख मेरी बाहों में आते-आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। यानी कि जब वो अपनी पत्नी के साथ थे, तो उनका जीवन आनंदमय था, परंतु हुआ क्या? उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इससे क्या हो गया? उन्हें वियोग झेलना पड़ गया। यानी कि जिस उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की थी, वो वहीं पर समाप्त हो गई। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। कवि आगे कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न मैं देखा करता था। उस स्वप्न को देखते-देखते अचानक मेरी आँखें खुल गईं। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वह सुख मेरी बाहों में आते-आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। भावार्थ देखेंगे। कवि नहीं चाहते कि कोई भी उनके अंतर्मन में झाँक कर देखे, क्योंकि वहाँ तो कवि ने सिर्फ़ अपनी मधुर पुरानी यादों को सजा कर रखा है। कवि के अनुसार उनके जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए, जिनसे कोई प्रेरित हो सके। इसीलिए वे अपने जीवन की कहानी को खोलकर, उधेड़कर नहीं दिखाना चाहते। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन दुःख भरे क्षणों को जिन्हें
वो भूल चुके हैं, उन्हें फिर से याद करने के लिए उनसे कोई मत कहो, क्योंकि उनको याद करने से उनके मन में फिर से हलचल होने लगेगी और वो फिर से दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा काव्यांश देखेंगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की अपंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसका काव्यांश का हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अरुण यानी कि कपोलो, लाल गाल, मतवाली मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी प्रेम भरी, उषा सुबह निज अपना, सुहाग सुहागिन होने की अवस्था, सधवा अवस्था या फिर सौभाग्य, मधुमाया प्रेम से भरी हुई, स्मृति यादें, पाथेय सहारा, पथिक यात्री, पंथा रास्ता, सीवन सिलाई, उधेड़ खोलन टांके तोड़ना या फिर परत उतारना या फिर उखाड़ना, कंथा गुदड़ी, जीवन की कहानी या मन के भाव, मौन चुप व्यथा दुख। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी कि अंतिम भाग में जो अंतिम आपका ये पैराग्राफ है, काव्यांश है, इसमें यहाँ पर कवि अपनी प्रिय यानी अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित हो रही हो। अर्थात ऐसा लगता था कि जैसे सुबह भी अपनी लालिमा उसी के लिए किया करती थी। आज मैं उनकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षण ही अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। इसीलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपने दिल में सजा कर रखना चाहते हैं। आगे कवि पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं, अर्थात मेरे जीवन की कहानी सुनकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। कवि आगे कहते हैं कि यह ज़्यादा बढ़िया होगा कि मैं चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियों या आत्मकथाओं को सुनूं। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी खास नहीं, या उन्होंने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने से किसी को कोई रुचि होगी। कवि यहाँ पर तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है। कवि अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं, क्योंकि इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं। इसीलिए वो वापस अपने दुख अतीत को कुरेद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते। इसके भाव को देखेंगे हम। कवि नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके अंतर मन में झांक कर देखे, क्योंकि यहाँ तो
वहाँ तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को संजो कर रखा है। कवि के अनुसार उनके जीवन में सुख के ऐसे पल भी नहीं आए जिससे कोई प्रेरित हो सके, इसीलिए वे अपने जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़कर नहीं दिखाना चाहते। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे क्षणों को जिन्हें वे भूल चुके हैं, उन्हें फिर से याद करने के लिए उनसे कोई मत कहो, क्योंकि उनको याद करने के लिए उनके मन में फिर से हलचल होने लगेगी और वो फिर से दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। अर्थात यहाँ पर कवि अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं, उनके जो साथी हैं वो आग्रह करते हैं। उसके पीछे की ये सारी व्याख्या को आपने देखा कि कैसे वो नहीं लिखना चाहते हैं, वो उन पुरानी यादों को फिर से उधेड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन पलों को वो फिर से याद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर उन पलों को वो याद करेंगे, उन पलों को अगर वो अपने साहित्य के माध्यम से किसी पेज पर लिखेंगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जीवन छोटा सा है, मैंने अपने इस जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिससे कि मैं उसे साहित्य के तौर पर, आत्मकथा के तौर पर लिख सकूं। इसलिए मुझसे लिखने के लिए ना कहें आत्मकथा। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो भाव आपको समझ में आए होंगे। आप इस क्लास को फिर से एक बार देखिए, इस व्याख्या को फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप बाय हार्ट यानी कि आप अपने मन से उसका आंसर लिख सके। क्योंकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके लिए समझ का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बेस बनना जरूरी होता है, चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है। जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं तभी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को लिख पाते हैं। तो चलिए आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। हम अगला जो वीडियो लाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को उसमें देखेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।